अध्ययन किस भाषा को बढ़ावा देने की बात करेगी? फटाफट से आंसर करेंगे। इससे पहले कि आप आंसर करें, मैं 1 मिनट का मौन धारण कर लेती हूं, ठीक है कि नहीं? इलेवन का डी कह रहे हैं 47% लोग। चलो अभी देखेंगे, तो चर्चा होगी तो पता लगेगा। देखिएगा, समझते हैं क्या कहानी है। 56% लोग, 63% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं, मातृभाषा और संस्कृत। ठीक है, गलत तो नहीं है। संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो ये तमिल ही नहीं आ जाती मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में ही? अच्छा, शास्त्रीय भाषा मतलब यही आ जाती है शास्त्रीय भाषाओं में ही। मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं, संस्कृत, विदेशी भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं। चलो ठीक है। घर की भाषा यानी मातृभाषा, ये तो मस्ट है ही। दूसरी भारतीय भाषाएं यानी जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें 22 भाषाएं आती हैं, आपका पेपर भी होता है, संविधान में दी हुई है। विदेशी जो 8th शेड्यूल है उसमें विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज, और क्लासिकल लैंग्वेज, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ये जो फॉरेन लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज है, इनको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा कहाँ की गई है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। बाकी सारी बातें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको नोट्स में भी दिया है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। घर की भाषा यानी मातृभाषा पढ़ानी ही होती है। दूसरी बात, आपकी दूसरी भारतीय भाषाएं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस और अंग्रेजी वगैरह, ठीक है। विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा को एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में किसकी बात हुई है? जिसमें संस्कृत भी है, जिसमें फ्रेंच या और भाषाएं भी हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो फॉरेन लैंग्वेज है और शास्त्रीय, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को थोड़ा फ्लेक्सिबली यूज किया है कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हो रहा था उसको तो रखेंगे, फॉरेन लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज को एडिशनल लैंग्वेज के रूप में भी रखेंगे। 1 मिनट में आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था कोठारी आयोग ने, है ना? त्रिभाषा सूत्र कहते हैं जिसको, बहुत शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि ये मैराथन वगैरह में हम समझने वाले हैं इसको। फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी, 3 भाषाएं पढ़ाई जाए बच्चे को, जिसमें फर्स्ट जो लैंग्वेज हो वो होम लैंग्वेज या मदर टंग, MT लिख रही हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट में, मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा जो भी बच्चे की बोली जाती होगी प्राथमिक स्तर पे। अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड लैंग्वेज की, तो ये अगर मातृभाषा हिंदी है, ये हिंदी भाषी राज्यों में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी, ठीक। अगर हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे जो मदर टंग है वो तमिल है, या मान लेते हैं कुछ और, कोई और भाषा लेते हैं, पंजाबी है, ठीक, तो जो सेकंड लैंग्वेज है वो फिर हिंदी हो जाएगी। तो यानी जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी क्योंकि हिंदी पहले लैंग्वेज में बोली जा रही है, और नहीं तो यहाँ पे सेकंड हिंदी हो जाएगी। और बाकी जो थर्ड लैंग्वेज है वो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, यहाँ इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी हो सकती थी, MIL बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हैं, ये इसमें कहानी है 3 भाषाएं पढ़ाने की। अब इसके साथ साथ अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है जो क्लासिकल लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, उनको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। तो डी ऑप्शन बेटर है बाकी ऑप्शन से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, जो आपकी पाठ्य सामग्री है उसके बारे में बात हो रही है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। पाठ्य सामग्री की बात हो रही है, तो पाठ्य सामग्री यानी रीडिंग मटेरियल, उसका ऑथेंटिसिटी, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री को ऑथेंटिक कहेंगे, प्रमाणिक कहेंगे, या अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री या पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य। सिंपल है, जो ऑथेंटिसिटी का मतलब है लाइफ से जुड़ी हुई हो, कहीं ना कहीं कोई कॉन्टेक्स्ट उसका हो, कोई मीनिंग हो। तो किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री क्या कहलाएगी? पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता इससे साध्य हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, समझेंगे इसको। कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो पे एक क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, और कई बार EVS में भी देखने को मिल जाता है। CDP में तो बहुत कम आता है, बट आ सकता है क्योंकि सिलेबस का ही हिस्सा है, ठीक है ना। फटाफट से बताएंगे। और ये असेसमेंट वाला जो पार्ट है ये EVS में जहां तक मैं आपको दूंगी, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग वगैरह भी बताइएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद, ये बहुत ही मुश्किल सा सेट था, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चंस आपको इजी लगने लग जाएंगे। जो सेकंड सेट है, ये जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं ये मुश्किल हैं, और ये जरूरी है कि मैं आपके साथ मुश्किल क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं, है ना। देखिएगा, ये लेवल 2 के क्वेश्चंस थे, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा लेवल 2 के क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, बस उन्हीं से मुश्किल क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन है, 37% लोग कह रहे हैं। कौन सी गतिविधि
पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड करते हैं। ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, अध्यापक शिक्षार्थियों के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे कि हर गतिविधि के लिए अंक दिए जा सके। अंक देना पोर्टफोलियो का कोई वो नहीं है, ये रचनात्मक आकलन में आता है, ना कि समेटिव में। अध्यापक अभिभावकों को पृष्ठ पोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। अब आपका इसमें क्या विचार है ये बताएंगे, बताइए शौर्य सिंह। डी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हो ना। देखिएगा, डी कह रहे हैं ज्यादातर लोग डी कह रहे हैं, यानी आप कंफ्यूज करो तो आप हो जाते हो। देखिएगा, पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित कौन सी एक बात है, तो कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। सारी गतिविधियां होंगी ये जरूरी नहीं है, पोर्टफोलियो में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, या तो बच्चे ने कुछ बहुत ही विशेष किया हो, उसकी अचीवमेंट्स होंगी, या कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज नहीं होती पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो फिर विशेष नहीं बचेगा ना। आप पोर्टफोलियो बनवाते हैं लोग मॉडलिंग के लिए, तो उसमें अगर सारी ही फोटो लगवा दें, जो गंदी आई है वो भी अच्छी आई है वो भी, तो फिर पोर्टफोलियो कहां बचा, फिर उसमें कुछ स्पेशल नहीं बचा, है ना। तो आपकी शादी की भी एल्बम में पोर्टफोलियो जैसा ही है वो भी, तो फोटोग्राफर खराब फोटोज नहीं लगाता उसमें, खींचे तो उसने बहुत सारे होंगे। ठीक है ना। तो अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ये बात सही है, ये मैं इसको प्रत्येक एक्टिविटी पढ़ रही होंगी शायद। तो प्रत्येक चरण का मतलब है जैसे जैसे वो अलग अलग स्टेज में जा रहे हैं उनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, हर दिन नहीं है इसका। प्रत्येक चरण का मतलब हर दिन नहीं है, जो हमें पहली बार पढ़ के लग रहा था। प्रत्येक चरण का मतलब हर एक दिन पे या हर एक गतिविधि को नहीं है। चरण मतलब जैसे जैसे वो स्टेजेस में आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो क्लास के तौर पर हो, चाहे उसके अंदर जो भी नई स्किल्स आ रही हैं, तो कुछ विशेष होगा तभी तो हम लिखेंगे। सिर्फ फीडबैक के लिए लिखना वो पोर्टफोलियो नहीं होता, पोर्टफोलियो अपने आप में एक फाइल है। तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, उसके अलग अलग फेजेस, और ये क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है। 10 सेंटेंसेस हैं एक पैराग्राफ में, टीचर ने सुनाया और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहा। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें, यानी जो भी उन्होंने सुना है उस पैराग्राफ को खुद से लिखें, फिर से लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही नहीं लिखना है, जैसे बिल्कुल जो वर्ड एक एक सुना है उसको उगल नहीं देना है, रट नहीं लेना है, अपने शब्दों में लिखना है। उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? अनुच्छेद श्रुतलेख कहेंगे, पारस्परिक श्रुतलेख कहेंगे, वाक्यों द्वारा श्रुतलेख कहेंगे, व्याकरण अनुवाद श्रुतलेख कहेंगे। बताइए, ये अनुच्छेद श्रुतलेख है कि डिक्टेशन किसका? पैराग्राफ का, जो सुन करके उस पैराग्राफ को वो लिखने वाले हैं वहां पे। सिंपल बात है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 40% लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हिंदी और इंग्लिश में, बहुत ही इजी लड्डू क्वेश्चन है, एकदम आप उड़ा देंगे इसको या खा जाएंगे लड्डू समझ करके। एक अनुच्छेद में यानी एक पैराग्राफ में हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद, यानी 6 शब्द आए या सातवें शब्द के बाद एक फिल इन द ब्लैंक है, एक स्टोरी चल रही, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं ये पूछा है, बताइएगा। ये जो परीक्षण है कि आपको कहा जा रहा है कि इस स्टोरी के बीच में कुछ कुछ चीजें ब्लैंक छोड़ दी गई हैं, खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं, इनको भरना है, तो इसको क्या कहेंगे इस परीक्षण को? इसको सिंपल आपको दिमाग में रखना है, क्लॉज टेस्ट कहते हैं, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं कहते हैं, क्लॉज परीक्षण, क्योंकि स्टोरी में जब ऐसा हो रहा है ना, या पैराग्राफ में ऐसा हो अगर, तो उसको क्लॉज टेस्ट कहते हैं। इंग्लिश में भी आपके परीक्षाओं में भी आता है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो ये क्लॉज टेस्ट कहलाता है। फिल इन द ब्लैंक तो सिंपल एक वाक्य में होगा ना, या एक सेंटेंस में होगा हद से हद, पूरे पैराग्राफ में नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक नहीं कहेंगे, फिर उसको क्लॉज परीक्षण कहेंगे। इसका जो टू द पॉइंट या एग्जैक्ट वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, वो है क्लॉज परीक्षण, क्लॉज टेस्ट। कि कोई स्टोरी चल रही है, कोई पैराग्राफ है, उसमें बीच बीच में वर्ड्स मिसिंग है, तो आपको वो खुद से दिमाग लगा के भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक में जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्टोरी ही हो। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यानी फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं आप। अर्जन का मतलब है स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से होगी। जवाब दीजिएगा, फिर जाकर के हम कहीं आगे बढ़ेंगे। बताइएगा। बहुत बढ़िया, अलका सिंह कह रहे हैं लड्डू क्वेश्चन तो चला गया अब। हाँ, हाँ, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग अलग चैप्टर की, हिंदी पेडागोजी की। अगर पढ़ने बैठोगे नम्रता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर आंसू आएंगे आपके थोड़े से। या तो मैराथन देख लीजिए, या नोट्स पढ़ लीजिए, या फिर वो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देख लीजिए अगर ज्यादा ही समस्या है तो। 8-10 चैप्टर हैं हिंदी पेडागोजी के भी, इंग्लिश के भी, अलग से मैंने कराए हुए हैं। सिलेबस सेम ही है, तो इसलिए रिपीट कराने का भी कोई खास बेनिफिट नहीं है। मैराथन में मैं करा दूंगी,
ए कह रहे हैं 88% लोग, 88% लोग जो है वो ए उत्तर दे रहे हैं। सोना कह रहे हैं कि मैम आज आप पूरी की पूरी लेट्स लर्न का लोगो लग रही हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। मैं सोच रही हूँ एक बाइक लेनी है मुझे, येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में ही ले लेती हूँ। क्या नहीं आती नहीं है? अरे करा देंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो। गाड़ी अभी मत कराओ कृपा से, वारंटी वाइड हो जाएगी, बहुत महंगा खर्चा है उसका। कह रहा गाड़ी भी करा दें फिर। देखो एक बार, अगर प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है, तो यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, यह किसकी? भाषा अर्जन के लिए कोई औपचारिकता नहीं चाहिए, आपने नोट्स में पढ़ लिया होगा, पहला ही टॉपिक है, ठीक है। नौरेन नाम ले लिया आपका, बताइए फटाफट से। देखिए रीना, प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। भाषा अर्जन का मतलब यह है मातृभाषा को आप अर्जित करते हैं। स्टीफन क्रेशन तो कहते हैं कि आप दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं, बट ये प्राकृतिक रूप से होता है। अर्जन जब भी होगा, चाहे वो पहली भाषा का हो, दूसरी भाषा का हो। अगर बच्चे के एनवायरमेंट में एक से ज्यादा भाषाएं अवेलेबल हैं तो वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को भी अर्जित कर सकता है। तो ये प्राकृतिक यानी नेचुरली आपके आसपास, आपके घर में, फैमिली में आसपास जो भाषा बोली जा रही है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। जब आपने अपनी मातृभाषा को सीखा होगा, मदर टंग को, तो कोई आप ट्रेनर नहीं हायर किया होगा कि भाई अब हमारा बच्चा 1 साल का हो गया, उसको कोई भाषा सिखा दो। औपचारिक निर्देश यानी स्कूल में किताबों का, सिलेबस का कोई प्रेशर नहीं होता। सचेत प्रयास नहीं होते, ये सचेतन नहीं होते, ये अवचेतन प्रयास होते हैं, ये अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस होते हैं। कई बार तो ये अनकॉन्शियस भी कहते हैं कई राइटर्स इनको। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अब आपके क्वेश्चंस आपको इजी लगने शुरू हो गए होंगे। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? फ्री का क्वेश्चन है, लड्डू में भी सुपर लड्डू क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम इसको। अगर ये क्वेश्चन भी कोई गलत करे तो उसको थोड़ा सा इस कप में पानी लेना चाहिए और पी जाना चाहिए। डूबने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि डूब तो पाओगे नहीं, इतना छोटा मग है ये, ठीक है ना। एग्जैक्टली आप सही समझे शौर्य सिंह हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी, और लाइक शेयर भी कर देना चाहिए अगर सही उत्तर दे पा रहे हैं तो। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जहां तक भाई आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, ये आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है। यदि आपको सही तरीके से सहायता मिल जाए, आप थोड़ा सही तरीके से मेहनत कर लें, है ना। तो ये निकटस्थ विकास के क्षेत्र की बात कौन करता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतवादी, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट करते हैं। और वो कौन है? वाइगॉत्स्की। हिंदी में लिखेंगे वाइगॉत्स्की, ठीक है। हिंदी के नोट्स बनाते बनाते हिंदी अच्छी हो गई मेरी कल रात में ही। वाइगॉत्स्की, ठीक। संज्ञानात्मक विकास, ये कॉग्निटिव हो जाएगा, इसमें ब्रूनर आएंगे। व्यवहारवादी उपागम में स्किनर या बेंड्यूरा आएंगे। मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्रॉइड आएंगे, वो भाषा पे सच कोई बात नहीं करते। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? निपुण भारत अभियान यानी बेसिक लिटरेसी आपको आए। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। कौन सी क्लास तक? बताइए फटाफट से। किस क्लास तक पढ़ने और लिखने में एटलीस्ट उनको दक्षता हो, वो घबराए नहीं, पढ़ने और लिखने में दक्ष हो पाए? बताइएगा। ये आपको जानने को मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज टफ लग रही है, इसलिए जो है थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। अगर हिंदी चूज किया पेपर में तो प्रैक्टिस तो करके जानी पड़ेगी। देखो तो निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि भैया प्रवेश करते ही मतलब पढ़ना लिखना सब सीख जाएं प्रवेश करते ही। मतलब क्या ऐसा क्या जादू है कि स्कूल में पैर रखा हो वाओ ला 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 है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कक्षा 3 में पहुंच जाएं, हो सकता है कक्षा 6 में प्रवेश कर लें। भाई 6 तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ पढ़ना और लिखना ही सीखेंगे क्या? अगर हम बात कर रहे हैं तो कक्षा 8 में पहुंच जाएं, तब तक तो और भी स्किल सीख जाते हैं। तो कक्षा 3 तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं बच्चे से कि भैया उसको बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स आती होंगी। लगभग 9 साल का होगा वो, है ना। भाई पहली क्लास में 6 साल का बच्चा, दूसरी क्लास में 7 साल का बच्चा और तीसरी क्लास में 8 साल का बच्चा। तो 8 से 9 साल की उम्र में उसको बेसिक लिटरेसी स्किल्स आती होंगी। तो कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाए, लिखने और पढ़ने में एटलीस्ट निपुण हो जाए। हालांकि हमारे देश में बहुत खराब स्थिति है कि बच्चे 6 तक या जिस लेवल पर उन्हें सीख जाना चाहिए वहां तक भी वो पढ़ना लिखना ठीक से नहीं जान पाते। देखिएगा अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ये इंग्लिश में भी भरपूर पूछा जाता है। सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? बताइएगा फटाफट से बताइएगा। इससे पहले कि आप गलत बताएं मैं आपको सही बता देती हूं। हाँ
देखिएगा कितने बज गए, 10:09। देखिए सी ऑप्शन कह रहे हैं बिल्कुल स्वनिम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो जब शिशु 2 से 3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं। यानी 2 से 3 महीने, ये मैंने नोट्स में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। 2 से 3 महीने का मतलब क्या है, एक हफ्ते, एक महीने में कितने वीक्स होंगे, 4 हफ्ते, 4 सप्ताह। ठीक, 2 से 3 महीने में कितने होंगे बताओ जरा, 8 हफ्ते के आसपास, है ना, 8 हफ्ते के आसपास। तो अगर हम बात करें 2 से 3 महीने की आयु में, जब वो स्वर ध्वनि का प चा जिनका कोई मतलब नहीं, बस हाँ वो आवाजें निकाल पा रहा है थोड़ी, इसको कूकना कहते हैं, है ना। बलबलाना मत लिखो सरकार, बैबलिंग में सिंगल सिलेबल यूज करने लग जाएगा बच्चा, फिर वो वाह माँ ये सब बोलने लग जाएगा। वो 2-3 महीने में नहीं होती, 6 महीने में होती है, ये 6 मंथ्स में होती है। ठीक है जी। किलकिलाना या कूकना ये 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में शुरू होती है, यानी 6 हफ्ते के अराउंड। 6 हफ्ते मतलब 1.5 से 2 महीने के बीच, तो ये वही 2 से 3 महीने का समय है, लगभग हर बच्चा कर ही लेगा। तो किलकिलाना या कूइंग, बस वो आवाजें निकालता है, उनका अपना कोई मतलब नहीं होता, तो बस स्वर ध्वनियां निकाल रहा है, ऐसा नहीं कि उनका कोई मीनिंग है। वहां पे तो वो सिंगल सिलेबल जोड़ के बा मा पा इस तरह की बातें करने लग जाएगा। बलबलाना में तो एक शब्द या बुदबुदाना होता है, 1 वर्ड स्टेज 1 साल। रूप विधानी मॉर्फिम की बात कर रहे हैं, वो फिर इसका स्टेज से कोई सच ताल्लुक नहीं है। तो किलकिलाना या कुइंग कहेंगे, बी ऑप्शन, ये पहली स्टेज होती है कुइंग लैंग्वेज डेवलपमेंट की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कबीर हैं, कबीर सिंह वाले कबीर नहीं है, कबीर दास वाले कबीर हो सकते हैं। कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषाई योग्यता उसे डैश बनाती है, यानी 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल लेता है कबीर। देख रहे हो, कबीर है एकदम स्टड बंदा, है ना, मतलब 6 डिफरेंट भाषाएं, 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस। सोच लो कॉग्निटिव लेवल किस लेवल पे जा रहा होगा, है ना। इसको क्या कहेंगे, ये तो जो पॉलीलिंग्विस्ट होते हैं ना, आई थिंक उससे भी आगे की बात होगी, 5 भाषाओं से भी ज्यादा, 6 भाषाएं। तो ये बहुभाषी बच्चा है, सिंपल बात है, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानता है, यानी मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषिता है, 1 नहीं 2 नहीं। भाषाविद तो फिर वो हो गया कि किसी एक भाषा का जानकार भाषाविद हो सकता है, जरूरी नहीं भाषाविद को 6 भाषाएं आती होंगी। द्विभाषी होता है जिसको 2 भाषाएं आए। बहुभाषी है, द्विभाषी तो आप में से कई लोग यहाँ पे होंगे, ज्यादातर लोग हिंदी इंग्लिश या जो भी आपकी मातृभाषा है या हिंदी वो समझ ही लेते होंगे। बहुभाषी यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस, 2 या 2 से अधिक हो जाए तो मल्टीपल पे चले जाओ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, देखिएगा आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार, आप यहाँ पे आज वो पता नहीं आए हैं या नहीं, यहाँ पे हमारे क्लास में एक लर्नर है, उनका नाम है पियाजे चचा, स्विट्जरलैंड वाले। तो अगर वो हैं तो अपनी हाजिरी लगाएं, बताएं एक बार और सही जवाब दें। अगर आपने भी ये गलत आंसर दिया तो बहुत ही दुख की बात हो जाएगी। देखिएगा, अगर हम बात करें तो पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए डैश क्या है, बताइए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहां लिखा है समग्र बौद्धिक विकास के लिए, यानी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। तो भाषा क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी, कोई भूमिका नहीं है, एकमात्र पहलू है, भाषा विकास का अंग नहीं है। अगर आप जनरली देखेंगे तो ये होता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से इंडिपेंडेंट है। ऐसी बात पियाजे के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच को भी उन्होंने उतना महत्वपूर्ण नहीं माना है। लेकिन जब ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां भाषा को महत्व दिया जा सकता है, क्योंकि वो हमारी ईगोसेंट्रिक स्पीच जब सोशल स्पीच बनती है बाद में जाकर के, तो वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी बुद्धि के विकास के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। चॉम्स्की, चचा चॉम्स्की, बाबा चॉम्स्की, जो भी आप कहना चाहें, बट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां चॉम्स्की से क्वेश्चन ना हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और कई बार सीडीपी में भी आता है। चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। पारिभाषिक शब्दावली यानी जो हम बेसिक आपके पास शब्द होते हैं यूज करने के लिए, जो आप जनरली यूज करते हैं, उसको चॉम्स्की के अनुसार क्या कह रहे हैं ये पूछा है, बताइए। एटी 82% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस
रूप में समझा जा सकता है। तो भाषा अर्जन उपकरण के रूप में सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम, सामाजिक अधिगम, इन सब की बात तो उन्होंने की ही नहीं है। ये क्या है? भाषा अर्जन उपकरण। चॉम्स्की कह रहे हैं सिंपल, जो पारिभाषिक शब्दावली है जो हम अपने एनवायरमेंट से सहजता से उठा लेते हैं, जिस वोकैब को, वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से होता है कि हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, प्रथम भाषा अर्जन क्या है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। बताइए। शिक्षार्थी के सचेत प्रयास हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स, प्रमुख गतिविधि है विद्यालय की। प्रथम भाषा तो विद्यालय आने से पहले ही बच्चा बोलना और समझना सीख जाता है, ये याद रखेंगे। मदर टंग होती है प्रथम भाषा आपकी, या जो भी घर में आपके पहले बोली जा रही है भाषा। अगर इन केस, रेयर केस ऐसा हो सकता है कि मातृभाषा घर में बोली ही ना जाती हो, भाई मम्मी पापा यूएस चले गए थे और उन्होंने मातृभाषा वैसे तो हिंदी हुआ करती थी, बट उन्होंने कभी हिंदी में बात ही नहीं की बच्चे से, तो वो तो इंग्लिश में करते हैं, तो बच्चे के लिए तो मातृभाषा फिर इंग्लिश ही हो गई। ठीक है, तो उस केस में ऐसा फिर हो सकता है। प्रशिक्षण के द्वारा, ये तो फिर लर्निंग होती है, अधिगम होता है प्रशिक्षण के द्वारा। तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, हाँ ये बात सही है। सचेत नहीं, असचेत, या फिर हम कहेंगे अवचेतन प्रयास। ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाते आप प्रथम भाषा को एक्वायर करने में, अर्जन में। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से आप अपने घर में अर्जित कर लेते हैं। आपको कोई टीचर, कोई किताब, कोई स्कूल, कोई सचेत प्रयास की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के नोट्स कब तक मिल जाएंगे? कृष्णा, सोशल साइंस के नोट्स की गलत उम्मीद मैं आपको नहीं दूंगी। सोशल साइंस और साइंस के नोट्स आपको इस बार नहीं मिलेंगे। कोशिश रहेगी अगली बार मैं दे पाऊँ, है ना। उसके लिए या तो आपको बैचेस का सहायता लेनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी, बस इनफ हो जाएगा। अभी के लिए तो नोट्स नहीं दे पाऊंगी, बट हाँ मेरी आगे कोशिश है। देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन है, ऐसी कक्षा, ये हमारे टाइपिस्ट जी ने कमाल किया होगा, ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? यानी पहले मदर टंग से शुरुआत हुई है, बाकी अदर लैंग्वेजेस को भी फिर वहां पे पढ़ाया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? फटाफट से बताइए। मैं इतने देखती हूँ आप लोगों के कॉमेंट्स। पेपर 2 के लिए, हाँ ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ। देखिएगा एक बार, देखिएगा एक बार। 54 मिनट्स हमको हो चुके हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो द्विभाषी अतिरिक्त भाषाओं में सिर्फ ये नहीं कहा कि बस दूसरी ही भाषा पे रुक जाएंगे, 3 भाषा भी पढ़ा सकते हैं। बुनियादी कक्षा, मानवीय उपागम, बहुभाषिक कक्षा है। जब मल्टीपल लैंग्वेज की बात हो जाए, 2 या 2 से अधिक, तो हम बहुभाषिक कक्षा घोषित कर देंगे उसको, कि कई भाषाएं सीखी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, और 4 सवाल हैं आपके पास। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, यानी फॉर्मली आप बहुत तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। यानी आप कहें, जी नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ, है ना, और फिर यही बात आपको कही जाए, अरे राम राम ठीक है क्या? तो ये क्या हुआ? पहले आपने औपचारिक भाषा का प्रयोग किया और दूसरा क्या है, अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया, बात सेम ही हुई है। इसको क्या कहेंगे, ये पूछिए, बताओ जरा, फटाफट से बताओ। अबरार खान, फटाफट से बताओ। 26B आसान क्वेश्चन है ये तो। 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, 85 ठीक थे, बट आज 15 क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो गई हूँ कि फर्स्ट पेपर में नहीं है। यू आर सुपीरियर मैम, लव यू, ईवीएस के नोट्स दे देंगे गुरमीत। ये क्वेश्चंस मैंने डलवा दिए क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे। आज वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो सेट वो मिलिए ना आपको नोट्स, तो नए पुराने दोनों तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, यानी पहले आपने फॉर्मल तरीके से प्रस्तुत किया, हेलो गुड इवनिंग कैसे हैं, ये वो, फिर बाद में आप आ गए देसी पे, यानी अनौपचारिक तरीके से, यानी कि आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करने लग गए। तो इसको क्या कहा जाएगा? एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? बताइए। समाज भाषा विज्ञान, कोड बदलना, कोड स्विचिंग, या कोड मिलाना, या बोलियां। भाई कोडिंग की ही बात होगी क्योंकि लैंग्वेज के डिफरेंट अप्रोचेस को यहां प्रयोग किया गया है। ठीक है बात, या नहीं है? स्विचिंग है, मिक्सिंग नहीं है, मिक्स नहीं किया आपने। एक उसी बात को इनफॉर्मली कह दिया और फॉर्मली कह दिया। हिंदी भाषा ही प्रयोग हो रही है, एक भाषा ही है आप, ऐसा नहीं है कि कोई और भाषा में कहा है हिंदी ही, वो भी बस आपने इनफॉर्मली कहा है ना। तो कोड बदलना यानी कोड स्विचिंग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली भी होती हैं, जरूरी नहीं हर चीज आपको सिलेबस में ही पढ़नी होगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि, नॉम चॉम्स्की पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नॉम चॉम्स्की किस चीज का समर्थन करते हैं? द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं।
संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है, या भाषा केवल सीखी जाती है या अर्जित नहीं की जाती। तो ये तो ऑपोजिट बात हो गई, यहाँ द्रुत गति की भी बात नहीं होगी। अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा ही है, जिसको सार्वभौमिक व्याकरण कह रहे हैं ये, कि लगभग सेम तरीके से सीखते हैं बच्चे लगभग हर एक संस्कृति में। ठीक है बात, या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर इस बात को समझने में हो रही है तो बता दीजिए। फोन हमारा बजता रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, नॉम चॉम्स्की क्या कह रहे हैं, समझिएगा। नॉम चॉम्स्की की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है, संकेत भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, बुनियादी या क्या। तो यहाँ पे नॉम चॉम्स्की के अनुसार सिर्फ यूनिवर्सल ग्रामर की ही बात हुई है। सार्वभौमिक व्याकरण के सभी भाषाओं का मूल व्याकरण एक जैसा ही होता है लगभग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करते हैं, यानी बहुभाषिक। अभी एक क्वेश्चन था, बस इसी को ऑपोजिट किया हुआ था कि पहले बच्चा मदर टंग सीखेगा, बाद में मल्टीपल लैंग्वेजेस हम उसको सिखा रहे हैं। यहाँ पे कह दिया कि बहुभाषिक शिक्षा उसको कहेंगे जहां पे बच्चा अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले क्या सीखेगा, अपनी मातृभाषा सीखेगा। तो आसान बात है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। कोई और भाषा सीखने से पहले मदर टंग को आप क्या बनाते हैं, एक रिसोर्स के रूप में, एसेट के रूप में, संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मदर टंग सिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ये तो आंसर मैंने बता दिया, फिर भी 94% ही लोग सही दे रहे हैं इसका आंसर। मतलब बताने के बाद भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 100 के 100% अगर पेपर आपको पहले भी दे दिया जाए, अगर मान लीजिए कुछ केसेस में, तो भी 100 के 100% लोग सही कराएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्री यानी जो सेकेंड लैंग्वेज है, उसकी जब आप पेडागोजिकली उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं तो किस तरह से आप उसकी संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से एसिमुलेट कर सकते हैं, अपने अंदर बैठा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति दोहराव से, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया से, भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण से, अवलोकन तथा सहायता देने से। देखो ये दो ऑप्शन हटा के मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ वाक्य विन्यास को आप दोहराते रहेंगे और द्वितीय भाषा में, तो फिर तो वो रट्टाफिकेशन जैसा बन जाएगा, या डायरेक्ट मेथड भी नहीं रहेगा, फिर हम उसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कह देंगे। तो या तो अर्थपूर्ण अंतरण होगा या फिर रोचक सामग्री का और अर्थपूर्ण अंतःक्रिया का। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, ओह गॉड, एक्चुअली शाम से क्लास। देखिएगा, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया का। ठीक है, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया का, यानी एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो और कैसी हो, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, रोचक सामग्री जहां इंटरेस्ट बने बच्चे का उस मटेरियल में, तब जाकर के हम बेहतर तरीके से सीख पाएंगे दूसरी भाषा को भी, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट हो जाएगा। भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण में सिर्फ आप ट्रांसफर करते रहेंगे मीनिंगफुली, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उससे बेहतर ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके एकदम फ्री है वो, हिंदी पेडागोजी के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। इनकेस आप नए जुड़े हैं चैनल पे तो बाल विकास यानी CDP के भी नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, 2-3 दिन पहले के होंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको सेशन पसंद आया हो आप